सीएम विष्णुदेव साय को आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम जो आज झंडा फहराने के लिए सरगुजा पहुंचेंगे। और आप देखिए ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं, ये उसी विशेष कार्यक्रम की है जहां सीएम विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सरगुजा की, ये तस्वीरें जहां सीएम विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें बता रही हैं कि आज हमारे देश में देशभक्ति की ये लहर, और आज गौरवान्वित करने वाला वो दिन जब हम हमारा 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, सरगुजा से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण कर दिया है और अब राष्ट्रगान की शुरुआत हो चुकी है। छोटू पीछे पहन। श्रीमान मयंक मिश्रा 2022 बाय सिविल इंजीनियर के आप छात्र और नवोदय विद्यार्थी के उत्कृष्ट विद्यार्थी के रूप में 2 वर्ष आपने सऊदी अरब में अपनी सेवा दी और बाद में देश भावना को जागृत करते हुए आपने IPS ज्वाइन किया। बेहतरीन एक व्यक्तित्व आपने के साथ ही समस्त जनमान के दिल में आपने अहम अपनी जगह बनाई और प्रशिक्षु IPS परेड इन कमान श्रीमान मयंक मिश्रा आमंत्रण हेतु तैयार। और अभी तस्वीरें आप जो देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं सरगुजा से जहां सीएम विष्णुदेव साय इस विशेष कार्यक्रम में पहुंचे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण हो चुका है। सैन्य टुकड़ियां अब अपना जोश दिखा रही हैं, प्रदर्शन कर रही थी। और अब आप देखिए कार्यक्रम क्षेत्र में आज सीएम विष्णुदेव साय सभी अतिथियों का और आम जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इंदौर के नेहरू स्टेडियम की, जहां सीएम मोहन यादव ध्वजारोहण कर चुके हैं। और अब ये तस्वीरें जहां इंदौर में गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रगान हो रहा है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आपको एक और नजर आ रहे हैं, दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। गणतंत्र दिवस के मौके पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इंदौर में जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त मौजूद हैं, तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय सरगुजा में हैं। और आप देखिए जरा ये खूबसूरत तस्वीरें, देशभक्ति की अलग जगाने वाली ये तस्वीरें। और आज के इन विशेष कार्यक्रम में पहुंचकर सीएम मोहन यादव ने ध्वजारोहण किया है और साथ ही सीएम विष्णुदेव साय भी ध्वजारोहण कर चुके हैं। सीएम मोहन यादव इस वक्त परेड की सलामी ले रहे हैं। और आप देखिए ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंदौर से और सरगुजा से। देश भर में आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और आप देखिए हमारे इतिहास का आज का ये दिन बेहद महत्वपूर्ण, देश के लिए अपार प्रेम को दर्शाने वाली ये तस्वीरें। हमारे देश को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था आज ही के दिन।
और ऐसे में अलग अलग हिस्सों में देश के ये खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप देखिए, इंदौर में सीएम मोहन यादव कार्यक्रम की शुरुआत कर चुके हैं, तो वहीं सरगुजा में सीएम विष्णुदेव साय अतिथियों का, जनता का अभिवादन करते हुए एक विशेष जीप सजाई जाती है। इस कार्यक्रम में जब अभिवादन के लिए मुख्यमंत्री निकलते हैं, और आप देखिए ये वो तस्वीरें जब इस कार्यक्रम में मौजूद सभी अतिथियों और आम जन का अभिवादन स्वीकार करते हैं मुख्यमंत्री और उन्हें गणतंत्र दिवस की बधाई देते हैं। आप देखिए ये तस्वीरें आज गणतंत्र दिवस का मौका और हमारे देश के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। तो ये हमारी देश की खूबसूरती है कि हम एक साथ मिलकर राष्ट्र पर्व मनाते हैं। देश की जनता जो इस दिन का इंतज़ार करती है, निश्चित तौर पर आप देखिए परेड देखने के लिए हम सभी 26 जनवरी का इंतज़ार करते हैं। कर्तव्य पथ पर तो परेड निकलेगी, लेकिन जिन जगहों पर ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं वहाँ पर भी एक विशेष परेड निकाली जाती है, जब सुरक्षा बल अपना जलवा दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, तिरंगे की थीम पर जिस तरह से गाड़ियों को सजाया गया, और अब पुलिस के साथ मुख्यमंत्री इस वाहन पर सवार होकर जनता का अभिवादन करते हुए उन्हें गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए। 76वां गणतंत्र दिवस आज हम मना रहे हैं, और इस मौके पर आप देखिए विशेष कार्यक्रम पूरे देश में। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारे भारत को कहा जाता है, और भारत की ये विशेषता है कि हम विविधता में एकता का संदेश देते हैं। आज ही के दिन संविधान लागू हुआ था। आज का दिन है अपने कर्तव्यों को पूरी तरह निभाने का, अपने राइट्स को जानने का, अपने कर्तव्यों को जानने का, और एक प्रण लेने का कि हम निरंतर अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। और साथ ही आज हमारे लिए ये गौरवान्वित करने वाला दिन गणतंत्र दिवस। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि आज गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारे देश में देशभक्ति की अलग जगी हुई है, और बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस पर विशेष परेड का आयोजन होता है, लेकिन ये जो दो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किस तरह गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, ये उसकी झलकियां हैं। दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस वक्त कार्यक्रम स्थल पर हैं। गणतंत्र दिवस पर विशेष समारोह की शुरुआत हो चुकी है, और कार्यक्रम की कड़ी में आप देखिए ध्वजारोहण के बाद अब सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करने और उन्हें बधाई देने की कड़ी शुरू हो चुकी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, तो सीएम विष्णुदेव साय सरगुजा में आज गणतंत्र दिवस का पर्व मना रहे हैं। तो देखिए आज का दिन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और ऐसे में देश का संविधान लागू हुआ था आज ही के दिन, और देश भर में आज इस दिन को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। और आप देखिए ब्रिटिश शासन से हमने खुद को मुक्त किया था 15 अगस्त को, लेकिन हमारे अधिकारों के बारे में, हमारे कर्तव्यों के बारे में जब एक संविधान लिखा गया तो उसे लागू आज ही के दिन किया गया। एक नए युग की शुरुआत हुई थी जब हमारे संविधान को देश में लागू किया गया 1950 में। और आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये वो उस संविधान की, उस नए युग की शुरुआत की जश्न मनाने का दिन है। पूर्ण स्वराज की घोषणा 1930 में हुई, लेकिन 1950 में
देश में संविधान लागू हुआ, जिसने लगातार हमारे देश को आगे बढ़ाने, हमें हमारे कर्तव्यों का बोध कराने और हमारे अधिकारों को बताने का कार्य किया। और आज आप देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत बन चुका है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। हर देशवासी इस दिन का महत्व इसलिए जानता है क्योंकि ये दिन हम सभी को याद दिलाता है कि हम सब एक हैं। विभिन्न जातियां, धर्मों, संस्कृतियों के एक होने का आज अवसर है। संविधान का महत्व क्या है, इसे भी हमें याद दिलाता है आज का दिन। और हर बार एक विशेष परेड जिसमें हम हमारे देश की विभिन्न संस्कृतियों की झलक देखते हैं, एक साथ मिलकर इस राष्ट्रीय पर्व को मनाते हैं। और हमारे देश की जो सेनाएं हैं वो अपना दम दिखाती हैं, अपना जलवा दिखाती हैं, और हम दुनिया को बताते हैं कि भारत क्या है, आखिर भारत की संस्कृति, भारत में कितना दम है। और ये तस्वीरें आप देखिए, सीएम मोहन यादव जहां इंदौर में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय जनता का अभिवादन करते हुए उन्हें गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गणतंत्र दिवस के विशेष कार्यक्रमों की, जो इस वक्त इंदौर, सरगुजा और देश भर में हम कहेंगे चल रहे हैं। अलग अलग राज्यों में आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। तो देखिए, आज हम दिखाएंगे दुनिया को कि भारत की क्या ताकत है। आज विशेष कार्यक्रम में कर्तव्य पथ के कार्यक्रम को अगर हम देखें तो वहाँ डीआरडीओ समेत तीनों सेनाएं अपना जलवा दिखाएंगी, और हर राज्य में आप देखिए विशेष कार्यक्रम कर गणतंत्र दिवस के मौके पर एक विशेष संदेश दिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, सीएम मोहन यादव, सीएम विष्णुदेव साय गणतंत्र दिवस के मौके पर विशेष संदेश दे रहे हैं। गौरव और स्वाभिमान के साथ हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का बोध भी कराता है। संविधान दिवस के माध्यम से हमारा राष्ट्र संविधान की महिमा को एक उत्सव के रूप में मनाता है। गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पर यह बताते हुए प्रसन्नता है कि एक वर्ष में प्रदेश के चहुमुखी विकास के साथ प्रदेश की जनता के हित में जन सहयोग से जो कार्य हुए हैं, उनसे मध्य प्रदेश विकसित राज्य के रूप में पहचान बना रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की मंशा अनुसार विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश की हमारी यात्रा निरंतर चल रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में 17 दिसंबर 2024 को जयपुर में इस परियोजना का त्रिपक्षीय अनुबंध हुआ है। परियोजना के माध्यम से कुल 6,73,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। प्रदेश की भीतर भी नदी जोड़ो अभियान को क्रियान्वित करने की दिशा में उल्लेखनीय काम प्रारंभ हुए हैं। नदी जोड़ो अभियान हमारे अपने प्रदेश के राज्य के अंदर भी और राज्य के बाहर भी दोनों तरफ से समान रूप से किया जा रहा है। राज्य के बाहर पार्वती, काली सिंध, चंबल परियोजना जो राजस्थान के साथ हमारा 20 वर्ष से ज़्यादा समय से उलझा हुआ मसला था, उसको सुलझा करके हमारे देश के राज्यों के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण का एक नया अध्याय गढ़ने का प्रयास हुआ है। इसी प्रकार से बुंदेलखंड की धरती को केन बेतवा लिंक योजना के माध्यम से पूरे क्षेत्र में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की धरती पर आपस में मिलकर के बुंदेलखंड के प्यास मिटाने के साथ साथ समृद्धि के द्वार भी खोलने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, राज्य के बाहर जिस प्रकार से
नदी जोड़ो परियोजनाओं को हमने लागू करने का प्रयास किया है। उसी संदर्भ में हमने अपने राज्य के अंदर भी खास करके एक नदी से दूसरे नदी की कठिनाइयों के लिए कहीं सीवर से जुड़ी हुई परेशानी होगी, कहीं और कोई कारण से नदी सूखी या एक नदी में बाढ़ आती है, ऐसे में एक नदी से दूसरी नदी जोड़ करके हम अपनी इन समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। इसका बेहतर उदाहरण इंदौर और उज्जैन के बीच निकलने वाली सीवर से जुड़ी हुई कान नदी की पुरानी एक ऐसी कठिनाई थी जिस कठिनाई के कारण से वर्षों से हमारा गंदा पानी उज्जैन की क्षिप्रा को प्रभावित करता था। ऐसे में एक नदी जोड़ो अभियान राज्य के अंदर भी लेने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से अब यहाँ इंदौर से निकलने वाली कान नदी का पानी यहाँ से निकल करके बजाय क्षिप्रा में मिलने के वो अपनी दूसरी एक नदी वो भी इंदौर से ही निकलती, लेकिन डाउन स्ट्रीम में जब डैम में ऊपर पानी भरा रहेगा शुद्ध जल, तो नीचे जो पानी शुद्ध होकर के मिलेगा जिसको किसान अपने काम में ले सकेंगे। इस कान नदी और एक तरह से गंभीर नदी जोड़ने का एक राज्य के अंदर का ये भी अनुपम उदाहरण बना है, जो विश्व में पहला एक राज्य के अंदर नदी जोड़ो अभियान का दूसरा अध्याय लिखा जाना लगेगा। बलिदान है जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई, उन संविधान निर्माताओं का योगदान है जिन्होंने इस संविधान के माध्यम से भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया। उन विभूतियों का योगदान है जो संविधान की रक्षा के लिए हमेशा डटे रहे तथा संविधान के मूल्यों पर चलकर अंत्योदय का कल्याण करते रहे। नक्सलवाद से लड़ते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए अनेक जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया ताकि हम सुरक्षित रह सकें और समाज में शांति स्थापित हो सके। इन जवानों की शहादत को मैं सत सत नमन करता हूं। भारत की आज़ादी की यात्रा के साथ ही दुनिया के अनेक देशों ने भी अपनी स्वतंत्रता की यात्रा प्रारंभ की, लेकिन इनमें से कई देशों में शासन व्यवस्था पटरी से उतर गई और वहां की जनता आज अराजकता का सामना करने मजबूर है। गणतांत्रिक परंपराओं की अपनी ऐतिहासिक जड़ों और अपने श्रेष्ठ संविधान को के बूते लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत अविचल खड़ा ही नहीं है, अपितु निरंतर तरक्की के नए शिखरों को छू रहा है। भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। यह वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित है। इसे एक ऐसे राष्ट्र के नागरिकों ने तैयार किया। आजीविका सुदृढ़ीकरण और विद्यमान संगठनों के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों के पक्के घर का सपना प्रधानमंत्री आवास योजना से साकार हो रहा है। योजना में प्रदेश के 36 लाख ग्रामीण और 8 लाख से अधिक शहरी परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया गया है। केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क राशन वितरण योजना को वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया गया है। भारत सरकार द्वारा जनजाति ग्रामों में 100% सैचुरेशन के लिए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान में मध्य प्रदेश के 51 जिले के 267 विकास खंडों के 11,000 से अधिक ग्रामों में निवासरत 18,58,000 जनजाति परिवारों की 93,23,000 आबादी को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान में 18 विभागों अथवा मंत्रालयों की 25 से अधिक जनहितैषी योजनाओं को चिन्हांकित करते हुए 5 वर्ष के लिए कुल वित्तीय प्रावधान। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अंततः विजय सत्य की ही होती है। हमारे गणतंत्र की इस भावना की विजय हमने गंभीर नक्सलग्रस्त इलाकों में देखी है। इन इलाकों में माओवाद ने अपनी हिंसक विचारधारा से न केवल आम आदमी के जीवन को नरक बना दिया था, अपितु भारत के गणतंत्र को चुनौती देने के लिए गणतंत्र खड़े करने की योजना बनाकर काम कर रहे थे। हमारे सुरक्षा बलों का इनसे लगातार संघर्ष चल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई रणनीति बनाकर हमने माओवाद के कैंसर को नष्ट करने का काम किया है। इस कैंसर को नष्ट करने के लिए जरूरी था कि इसकी जड़ों पर प्रहार किया जाए। हमारे जवानों ने माओवादियों के सबसे सुरक्षित पनाहगाहों में हमला किया। इसके नतीजे बहुत अच्छे रहे। 1 साल के भीतर ही हमने माओवादी काम इतने व्यवस्थित तरीके से हुआ कि छत्तीसगढ़ में ओलंपिक का आयोजन को अगले 5 वर्ष में 50 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU हुआ है। वर्तमान में प्रदेश के लगभग 6000 गांवों में प्राथमिक दुग्ध समितियां हैं। प्रदेश के समस्त गांवों के लिए दुग्ध समितियों को गठन करने का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है। सांची ब्रांड को और मजबूत किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में देश के कुल दूध उत्पादन को बढ़ाकर 20% तक करने का भी हमारी सरकार ने लक्ष्य रखा है। सरकार का प्रयास मध्य प्रदेश को देश की डेयरी कैपिटल बनाना है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अनुबंध से राज्य के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के माध्यम से सहकारी प्रणाली भी सशक्त होगी। प्रदेश के सभी जिलों में गौशालाओं का सुचारू संचालन होगा। प्रदेश के बड़े नगरों में आधुनिक गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ग्वालियर में 10,000 से अधिक गायों की एक सक्षम आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का प्रारंभ हम करा चुके हैं। धीरे धीरे करके हमारे राज्य के बड़े नगर निगमों में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर इत्यादि स्थानों पर भी इसी प्रकार की गौशालाएं बनाने का निर्णय हमारी सरकार के द्वारा करवाया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पशुपालकों और किसानों को गोपालन प्रोत्साहन देने के लिए 10 गाय से ज्यादा पालने पर सरकार अनुदान देने का विचार कर रही है। पंजीकृत गौशालाओं में भी प्रति गोवंश मिलने वाली 20 रुपये आहार राशि बढ़ाकर 40 रुपये करने का हमारी सरकार के द्वारा निर्णय किया गया है। इसी प्रकार से मछुआरा बंधुओं को मत्स्य पालन के लिए भी अलग अलग प्रकार की कई सुविधा देने का निर्णय भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। नारी सशक्तिकरण मिशन का लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ उन्हें आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाना है। मिशन के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक विकास के साथ ही उनकी सुरक्षा एवं उन तक विभिन्न सरकारी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। मध्य प्रदेश सरकार ने शासकीय सेवाओं में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में भी प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर अग्रगण्य राज्य में शामिल हुआ है। योजना के प्रारंभ से अब तक 42 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया है। जननी सुरक्षा योजना में वित्त वर्ष 2024 तक लगभग 6 लाख हितग्राहियों को 79 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। लाडली बहना योजना में 1.25 लाख करोड़ से अधिक पात्र बहनों को योजना का मूल्य दे रही है। हमने किसान भाइयों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल तथा 21 क्विंटल प्रति एकड़ में धान खरीदा। किसानों से किए गए वायदे के अनुरूप हमने 13 लाख किसानों को 2 साल का बकाया बोनस भी दिया। इन सबके चलते पिछले सत्र में हमने किसान भाइयों के खाते में 49,000 करोड़ रुपए अंतरित किए। लगभग 2.5 माह से राज्य में तेजी से धान खरीदी चल रही है। किसानों के खाते में हम लगातार समर्थन मूल्य की राशि दे रहे हैं। प्रति एकड़ अंतर की राशि 800 रुपये हमारी सरकार के द्वारा आदान सहायता के रूप में एकमुश्त फरवरी माह में किसान भाइयों के खाते में भेजने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए हमने
दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ भी किया है। इसके अंतर्गत हम 5,62,000 भूमिहीन कृषकों को 10,000 रुपये सालाना प्रदान कर रहे हैं। यह शुभ संकल्पों और अच्छी नियत का प्रतिफल है। छत्तीसगढ़ के किसान आज बेहद खुशहाल हैं, पलायन रुका है और किसान खेती में निवेश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें खेती से अच्छी आय मिल रही है। डबल इंजन की सरकार किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने के साथ ही खेती को हाईटेक करने का कार्य भी कर रही है। अब खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव ड्रोन दीदी के हाथों हो रहा है। घंटों का काम ड्रोन दीदी का ड्रोन मिनटों में कर देता है। आपने इधर के वर्षों में देखा होगा कि जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है। कभी मानसून विलंब से आता है तो कभी असमय बारिश हो जाती है। इस बड़े संकट से निपटने के लिए पुख्ता तैयारी भी हमने की है। हमने ऐसे बीज तैयार किए हैं जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने में सक्षम हैं। एफपीओ के माध्यम से किसानों के लिए नए उद्यम के रास्ते हमने खोल दिए हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हमें किसानों की आय दोगुनी करनी है तो पशुपालन को बढ़ावा देना होगा। हम सबने सहकारिता में अमूल का प्रयोग देखा है। भारत में एनडीडीबी अर्थात से आकर्षक राज्य का अपना दर्जा पाया है। भोपाल में आगामी 24 फरवरी को होने वाली 24-25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। जैसा कि आपको जानकारी देते हुए मुझे प्रसन्नता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस निवेश कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए आने वाले हैं। मध्य प्रदेश में गत 1 वर्ष से औद्योगिक विकास और निवेश संवर्धन के निरंतर प्रयास हम चला रहे हैं, जिसके माध्यम से युवाओं को अपनी बौद्धिक क्षमता के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। मध्य प्रदेश जनविश्वास बिल पास कर उक्त अधिनियम में 5 विभागों के 8 अधिनियमों के माध्यम से 64 उपबंधों का गैर अपराधीकरण किया गया है। सतत टिकाऊ तेज गति से विकास के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में पिछली बार की तुलना में 16% से अधिक प्रदेश का बजट अर्थात 3,65,000 करोड़ रुपए का किया गया है, जिसको आगामी 5 वर्ष में 2 गुना करने का हमने लक्ष्य रखा है। प्रदेश में अब प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर के 1,42,000 से अधिक हो चुकी है। ई पंजीयन, ई स्टाम्पिंग के माध्यम से संपत्ति की रजिस्ट्रेशन करने का नया अभियान प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से 2024 में राजस्व महाअभियान के माध्यम से लगभग 30 लाख, द्वितीय चरण में लगभग 50 लाख राजस्व प्रकरणों का भी निराकरण किया गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना में 88% कार्य पूरा होने की सराहना की है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने इस योजना में मध्य प्रदेश के 15,63,000 से अधिक हितग्राहियों को ई संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज आधुनिक और बेहतर शिक्षा के लिए हमने हर क्षेत्र में पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज के आधार पर युवाओं को अपने सभी प्रकार की शिक्षा अपने जिले में मिले, ये अभियान हमने प्रारंभ किया है। मध्य प्रदेश में परंपरागत तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रम आधारित विश्वविद्यालयों का उनके कार्यक्षेत्र के अलावा भी कई और रोजगार परक कोर्स चालू करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए 17 शासकीय 13 निजी मेडिकल कॉलेज का संचालन प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक तरफ 2003-04 में प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन एक ही वर्ष में हमने 3 मेडिकल कॉलेज चालू करते हुए आज की स्थिति में 30 मेडिकल कॉलेज आज हमारे मध्य प्रदेश में संचालित हो रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आने वाले 2 वर्षों में हम लगभग 24 मेडिकल कॉलेज और देने वाले हैं। अर्थात देश के अंदर मेडिकल कॉलेज की स्थापना में हम सबसे अग्रगण्य भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
आयुष्मान भारत योजना में अब तक 4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित कर मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है। इसी प्रकार से 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि मध्य प्रदेश देश में सबसे पहले एयर एम्बुलेंस चालू करने। नई उद्योग नीति में हमने इसके लिए निवेश प्रोत्साहन पैकेज रखा है। छत्तीसगढ़ में उद्यमी अब ग्रीन स्टील की ओर फोकस कर रहे हैं। नई उद्योग नीति से इसके लिए बेहतर वातावरण बन रहा है। इस बात का अनुमान है कि अगले 5 वर्षों में प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा और इसके चलते 5 लाख नए रोजगार सृजित होंगे। हम अटल नगर नया रायपुर को आईटी हब के रूप में तैयार कर रहे हैं और तेजी से आईटी कंपनियां यहां निवेश के लिए सामने आ रही हैं। यहां पर हम 14 एकड़ में एआई डाटा सेंटर भी बना रहे हैं। इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सकेगा। राज्य के युवाओं को वित्तीय बाजारों के लिए प्रशिक्षित करने और इसके माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने शासन द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ छात्र स्किलिंग प्रोग्राम के लिए एमओयू करने का निर्णय लिया गया है। यह प्रशिक्षण हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए संचालित किया जाएगा। नई उद्योग नीति में हमने छत्तीसगढ़ की पर्यटन संभावनाओं का भी पूरा ध्यान रखा है। हमारे यहाँ एशिया का नियाग्रा कहा जाने वाला चित्रकूट जलप्रपात है। कांगेर घाटी में कोटोंसर जैसी विलक्षण गुफाएं हैं। यहाँ धुड़मारास को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चुना है। सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ियां हैं। यहाँ के विलक्षण प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत होकर महाकवि कालिदास के मन में अपने महान खंड काव्य मेघदूत को लिखने का विचार आया। जसपुर में विश्व का सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग मधेश्वर महादेव हैं। देश के पर्यटन नक्शे में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व भी आ गया है। हमारी सरकार ने देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व बनाकर न केवल बाघों के संरक्षण के लिए कार्य किया है, अपितु इससे इको टूरिज्म की संभावनाओं में भी कई गुना वृद्धि कर दी है। अपनी प्राकृतिक संपदा को न केवल हम सहेजे हुए हैं, अपितु उसका निरंतर संवर्धन भी कर रहे हैं। वन पारिस्थितिकी सेवा को हमने ग्रीन जीडीपी के साथ जोड़ने की पहल की है। अभी हाल ही में भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है। इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में 684 वर्ग किलोमीटर संयुक्त वन एवं वृक्ष आवरण की वृद्धि हुई है, जो देश में सबसे ज्यादा रही है। हमारे प्रदेश की जनजातीय संस्कृति भी विलक्षण है। यहाँ पर्यटन की अधोसंरचना उपलब्ध कराने हमने होम स्टे की सुविधा देने वाले उद्यमों को विशेष अनुदान देने का निर्णय लिया है। कुछ महीना पहले अंबिकापुर में मां महामाया एयरपोर्ट का शुभारंभ किया गया है। दौर में हम सभी प्रकार के परिवहन के व्यवस्थाओं का उपयोग राज्य की बेहतरी के लिए करने की तरफ आगे बढ़े हैं। उज्जैन, इंदौर, देवास, धार को मिलाकर एक तथा भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ को मिलाकर दूसरा महानगरीय क्षेत्र बनाने का भी हमने निर्णय किया है। प्रदेश के संतुलित नगरीय विकास के लिए पुनर्घनत्वीकरण और पुनर्विकास नीति का भी नया प्रारूप हमने तैयार किया है। प्रदेश में प्रतिदिन गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे और कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। मुझे ये बताते भी अत्यंत खुशी है, अब किसानों को रात के समय अपनी सिंचाई के लिए बिजली लेने के बजाय हमारी सरकार प्रयास कर रही है वो अपने सिंचाई के साधन का उपयोग, बिजली का उपयोग अपने दिन में ही कर ले, ताकि रात की कठिनाई से बचा जा सके। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, विद्युत क्षमता का कुल उत्पादन 24,108 मेगावाट है, लेकिन आज हम लगातार प्रयास करते हुए आने वाले वर्षों में भी हम लगातार सरप्लस बने रहें, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसीलिए 4,100 मेगावाट अतिरिक्त कोल विद्युत आधारित विद्युत क्षमता के लिए भी हमने कोल
ब्लॉक आवंटन कराने के लिए भारत सरकार के माध्यम से उपलब्धि हासिल की है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, वर्तमान में ग्रीन एनर्जी अर्थात नवकरणीय ऊर्जा की स्थापना क्षमता आज से 12 वर्ष पूर्व केवल 438 मेगावाट थी, जो दिसंबर 2024 तक 7,300 मेगावाट हो गई। ये लगभग 14 गुनी है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं 2030 तक 7,000 को बढ़ा करके 20,000 मेगावाट नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन को हम लक्षित कर रहे हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, दिसंबर 2024 को देश की सबसे बड़ी ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर ऊर्जा, ये विश्व की पहली फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना है, जिसका हमने लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से खजुराहो से कराया था। मिशन मोड में सभी शासकीय भवनों पर अपनी बिजली की आय 15,000 रुपये मासिक है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 के अंतर्गत 1,32,000 हितग्राहियों को लाभान्वित करने राज्यांश का भी हमने अनुमोदन कर दिया है। हमें इस बात का संतोष है कि हम लाखों लोगों के गृह प्रवेश का माध्यम बन सके हैं। हमारी सरकार ने जरूरतमंद 68 लाख परिवारों को 5 साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय भी लिया है। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए संग्रहण दर 4,000 रुपये से बढ़ाकर हमने 5,500 रुपये कर दिया है। छत्तीसगढ़ महतारी को संवारने में बड़ी भूमिका हमारी मातृशक्ति की है। वे हर दिन कड़ी मेहनत कर विकसित छत्तीसगढ़ की नींव रख रही हैं। उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना हमारा संकल्प है। इसके लिए हमने सरकार गठन के 3 महीने के भीतर ही महतारी बंधन योजना का क्रियान्वयन आरंभ कर दिया। करीब 70 लाख माता बहनों को अब तक हम इस योजना की 11 किस्त दे चुके हैं। हर माह की पहली तारीख को हम महतारी बंधन योजना के रूप में माताओं बहनों के लिए खुशियों का रिचार्ज कर देते हैं। यह राशि उनके बजट को व्यवस्थित करने में, अपने सपनों को पूरा करने में मदद करती है। यह महिलाओं की अपनी निधि है, वे इसे अपनी इच्छा से खर्च कर रही हैं। कोई बहन इसे बच्चों की पढ़ाई में लगा रही है, कोई निवेश कर रही हैं, कोई माँ अपनी हवाई यात्रा का सपना पूरा कर रही हैं। सारंगढ़ के ग्राम दानसारा की माताएं बहनें अयोध्या धाम में श्री राम लला का मंदिर बनाने से अभिभूत थी। वे श्री राम का मंदिर अपने गांव में बनाना चाहती थी। सभी महिलाएं एकजुट हुई, महतारी बंधन योजना से मिलने वाली राशि और चंदा इकट्ठा करके प्रभु श्री राम का मंदिर बनवा रही हैं। हम महिला स्व सहायता समूह को रेडी टू ईट फूड का काम सौंप रहे हैं। पहले चरण में 5 जिलों से इस काम की शुरुआत करेंगे। प्राचीन काल में हमारा देश विश्व गुरु था। इसका कारण हमारे टाइगर रिजर्व की संख्या भी लगातार हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश टाइगर और लेपर्ड स्टेट के नाते साथ अब चीता स्टेट भी बन गया है। भोपाल का रातापानी प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बना है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, एक तरफ हम जनहितैषी योजनाओं को लागू कर रहे हैं, उसी प्रकार प्रशासनिक दक्षता की दृष्टि से भी हम जिला, विकास खंड, तहसीलों और अनुविभागों के पुनर्गठन के उद्देश्य से प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग का गठन भी करते हुए इस दिशा में काम कर रहे हैं। नागरिकों को मद्य निषेध के लिए जागरूक किया जा रहा है। यह कार्य समाज और सरकार दोनों के स्तर होने पर ही सफलता मिल सकती है। राज्य सरकार ने इस क्रम में प्रदेश के धार्मिक नगरों में शराबबंदी का निर्णय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस संबंध में साधु संत, सामाजिक संगठन, सभी लोगों के दिए गए सुझाव पर हमने ये कदम उठाया है। मां नर्मदा के तट के दोनों किनारों पर शराबबंदी पूर्ववत लागू रहेगी। इस ऑफिस सिस्टम प्रशासनिक प्रबंधन को पेपरलेस बनाने की दिशा में भी हमने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कानून व्यवस्था की मजबूत स्थिति के लिए राज्य सरकार सजग और सक्रिय है। डिजिटल अरेस्ट जैसे नए अपराधों को रोकने के लिए जन जागृति अभियान भी चलाया जा रहा है। साइबर डेस्क के माध्यम से साइबर अपराधों के विरुद्ध कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य को वर्ष 2026 तक नक्सल मुक्त बनाने की रणनीति पर भी कार्य किया जा रहा है। औपनिवेशिक मानसिकता के स्थान पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण
और जनता को राहत देने के लिए लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानूनों के भी प्रभावी क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अग्रणी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, हमारी सरकार ने तय किया है आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर हम अपने किसी भी जेल से किसी भी बंदी को कोर्ट में हाजिर करने के लिए लगने वाले समय में और पुलिस बल में बाकी व्यवस्था में न केवल बदलाव लाते हुए सारे अपराधियों के समूचे प्रकरण के कोर्ट में चलने वाले मुकदमे की कार्रवाई न केवल जेल से ही प्रारंभ कराएंगे बल्कि इससे जुड़े हुए बाकी पक्ष भी जैसे चिकित्सक और बाकी लोग भी हॉस्पिटल से ही अपने डिजिटल वर्चुअल रूप से अपनी गवाही दे करके हॉस्पिटल में डॉक्टर रहेगा, बंदी जेल में रहेगा, न्यायालय अपने स्थान से चलता रहेगा। आधुनिक तकनीक के बलबूते पर हमने प्रदेश के अंदर इस व्यवस्था को मेडिकल हब बनाना है ताकि न केवल हमारे सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में छत्तीसगढ़ के नागरिकों का इलाज हो सके अपितु छत्तीसगढ़ मेडिकल टूरिज्म के भी महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित हो। इसके लिए हमने अटल नगर तथा अटल नगर नवा रायपुर में 200 एकड़ भूमि चिन्हांकित की है। यहाँ मेडिसिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत 5000 बेड वाला अत्याधुनिक अस्पताल बनेगा। अटल नगर नया रायपुर में हम 141 एकड़ भूमि पर फार्मास्यूटिकल पार्क भी स्थापित कर रहे हैं। इससे अटल नगर नवा रायपुर मध्य भारत का फार्मास्यूटिकल का हब के रूप में उभरेगा। बिलासपुर में 200 करोड़ रुपए की लागत से सिम्स के विस्तार का कार्य शुरू कर दिया गया है। राजधानी रायपुर के अंबेडकर हॉस्पिटल में भी 700 बिस्तर अस्पताल के विस्तार के लिए हमने 231 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया है। इसके पूरे होने के साथ ही अंबेडकर हॉस्पिटल में 2000 बेड की सुविधा हो जाएगी। प्रदेश में मेडिकल शिक्षा को विकसित करने के लिए 4 नए मेडिकल कॉलेज जांजगीर चांपा, कबीरधाम, मनेन्द्रगढ़ और गीदम में भवनों के लिए 1020 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आपको याद होगा कि पहले पीएमटी की परीक्षाओं में एक पेपर अंग्रेजी का होता था। हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि और हिंदी माध्यम के अनेक प्रतिभाशाली परीक्षार्थी कई बार इस वजह से भी पीएमटी क्लियर नहीं कर पाते थे। बाद में इसे हटा दिया गया, लेकिन आगे मेडिकल की पढ़ाई में अंग्रेजी की समस्या कायम रही। हमने मेडिकल छात्र छात्राओं को हिंदी माध्यम से एमबीबीएस की पढ़ाई की सुविधा दी है। इससे ग्रामीण राष्ट्रपति जी की जय के नारे देगी। राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति जी की। आज के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। इस अवसर को हम अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। श्रद्धेय अटल जी द्वारा दिखाए गए सुशासन के मूल मंत्र पर चलते हुए हमने पारदर्शी, सजग और लोक कल्याणकारी प्रशासनिक तंत्र तैयार किया है, जिसके बूते हम विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ ने सुशासन एवं अभिसरण विभाग के रूप में सुशासन को कार्यान्वित करने देश में अनूठी पहल की है। छत्तीसगढ़ में लाल फीताशाही की रोकथाम के लिए हम ई ऑफिस प्रणाली अपना रहे हैं। इसमें फाइलों का निपटारा ऑनलाइन होगा। तय समय सीमा में अधिकारी को ई फाइल पर अपनी टिप्पणी देनी होगी। इस प्रणाली के चलते समय सीमा पर भ्रष्टाचार की आशंका के बगैर फाइलों का कुशलता से निपटारा हो सकेगा। यह समय स्मार्टफोन का है। हमने शासकीय सेवाओं की डिलीवरी को आसान करने के लिए मोबाइल फोन में नागरिक सुविधाओं से संबंधित बहुत से ऐप आरंभ किए हैं। मंत्रालय में किसी से मिलना हो तो स्वागतम ऐप में एक क्लिक करें और समय लें। रजिस्ट्री करानी हो तो सुगम ऐप में क्लिक करें और बसों का लोकेशन जानना हो तो संगवारी ऐप देख लें। नागरिक सेवाओं की उपलब्धता डिजिटल गवर्नेंस के चलते काफी आसान हो गई है। शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखने के लिए हमने
अटल मॉनिटरिंग पोर्टल आरंभ किया है। इससे न केवल महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी जानकारी मिलती है, अपितु इसे बेहतर करने के लिए आवश्यक दिशा भी मिलती है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस पर न केवल भरोसा करती है, अपितु इसे क्रियान्वित भी करती है। खनिज में हमने मैनुअल पास को समाप्त कर ऑनलाइन ट्रांजिट पास आरंभ कर दिए हैं। शासकीय खरीदी में भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमने जेम पोर्टल को अनिवार्य कर दिया है। भारत सरकार राज्यों को बेहतर काम के लिए इंसेंटिव देती है। हमने जो सुधार छत्तीसगढ़ में किए, उसके चलते केंद्र सरकार ने इंसेंटिव के रूप में राज्य को 4,400 करोड़ रुपए दिए हैं, जिन्हें हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे। अपने भाचा भगवान श्री राम के आशीर्वाद से यह सब शुभ कार्य हम कर पाए हैं। ननिहाल के लोगों को अपने भांजे का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। भगवान श्री राम का आदर्श जीवन उनके भीतर शुभ संकल्पों के बीज बोता रहे। इसके लिए हमने पुण्य अयोध्या धाम के दर्शन के लिए श्री राम लला अयोध्या धाम दर्शन योजना आरंभ की है। अब तक 20,000 से अधिक श्रद्धालु इस योजना के माध्यम से श्री राम लला के दर्शन कर चुके हैं। हमारे प्रदेश की सांस्कृतिक संपदा समृद्ध है। जनजातीय संस्कृति की थाती संभालने वाले हमारे बैगा, गुनिया, सिरहा को हम लोग हर साल 5-5 हजार रुपये की सम्मान निधि दे रहे हैं। जनजातीय गांव में अखड़ा निर्माण विकास योजना हमने आरंभ की है। स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले हमारे जनजातीय सेनानियों और शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में लगाने का निर्णय लिया है। राजिम कुंभ का सुंदर आयोजन हमने पुनः आरंभ कराया है। देश भर से साधु संतों का समागम राजिम के त्रिवेणी संगम पर हो रहा है। प्रयागराज में 144 वर्षों बाद महाकुंभ का सुखद संयोग बना है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को सुविधा देने हमने 4.5 एकड़ में छत्तीसगढ़ पैवेलियन तैयार किया है। यहाँ प्रदेश के श्रद्धालुओं के ठहरने और खाने पीने की सुविधा हमने उपलब्ध कराई है। गांधी जी कहते थे कि भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इस वर्ष जब हम छत्तीसगढ़ की स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, तब हमने विकसित छत्तीसगढ़ की यात्रा का रोड मैप तैयार कर लिया है। वर्ष 2047 में जब आजादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब विकसित भारत के साथ ही विकसित छत्तीसगढ़ का भव्य स्वरूप हम सभी के सामने होगा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमने विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया है। हमारी सरकार ऐसी सरकार है जिसने 1 साल पूरे होने पर प्रदेश की जनता के समक्ष अपने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है। हमारे पास शुभ संकल्प है, सच्चाई है, ईमानदारी है और पुरखों की परंपरा से आई शक्ति है। हम आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ेंगे और हर बाधा को पार कर एक उज्जवल, सशक्त, विकसित छत्तीसगढ़ के अपने सपने को मूर्त रूप देंगे। अथर्ववेद का मंत्र है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सब आहिता। कार्य का शुभ संकल्प मन में हो तो सफलता जरूर मिलती है। गणतंत्र पर्व की आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अंबिकापुर की पावन धरा से प्रदेश की जनता के नाम संदेश और अब पूरे विश्व को संदेश रंगीन गुब्बारों के माध्यम से हमारे भारत के राष्ट्र ध्वज के 3 रंगों में समावेशित ये केसरिया, श्वेत और हरे रंग जो संस्कृति, शांति और समृद्धि का प्रतीक है, जो पूरे विश्व को व्योम मंडल से ये प्रदर्शित करने में पूरे विश्व को ये संदेश कि भारत हमेशा संस्कृति की रक्षा करते हुए शांति से समृद्धि की ओर अग्रसर और नवीन सोपान गढ़ रहा है प्रगति के हमारा भारत।